नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी की क्लास होती है। बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार ही सारे टॉपिक होंगे, एक क्रम से होंगे। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या होती है कि या एक तरफ वो पढ़ते हैं, दूसरे तरफ वो भूलते चले जाते हैं। तो आपको इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, फिर आपको नोट्स भी दिया जा रहा है कि आप नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट या दो टेस्ट अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आप किस तरीके की गलती कर रहे हैं। जो गलती हो रही है वो क्यों हो रही है, उसमें आप सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सारी चीजें आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स आप एक बार अगर जो एडमिशन लेते हैं तो एक से ज्यादा बैच में भी आप पढ़ सकते हैं। कभी भी कोई भी नई वैकेंसी आती है उसके लिए भी आप पढ़ना चाहेंगे तो जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके पास है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सभी बैच उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, हरियाणा पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, सारे बैच आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अतुल यादव जी, राजन जी, तस्नीम जी, राजवीर पाल जी, पिंकी जी, कुमारी सुंदरी जी, ठीक है, गुड इवनिंग। बहुत लोग जुड़े हैं, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल को अगर जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पे होगा। तो अब जब इष्टतम जनसंख्या की बात होती है ना, तो आपको कौन से अर्थशास्त्री याद आने चाहिए? आपको डाल्टन साहब याद आने चाहिए, ठीक है। और डाल्टन साहब ने क्या कहा था? डाल्टन साहब ने कहा था कि किसी देश की इष्टतम जनसंख्या वह जनसंख्या होगी जहां पे प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगा, ठीक है। एक देश इष्टतम अर्थात एक देश की अच्छी जनसंख्या तभी कही जा सकती है या एक देश की इष्टतम जनसंख्या तभी हो सकती है जब उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या कहा था कि इष्टतम जनसंख्या ऐसी जनसंख्या है जहां पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है वो देश इष्टतम जनसंख्या की स्थिति में विद्यमान है। और प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? प्रति व्यक्ति
आय का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? राष्ट्रीय आय, अर्थात आपके देश की राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है कि राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या, उस देश की कुल जनसंख्या, यही तो प्रति व्यक्ति आय होता है ना। और राष्ट्रीय आय क्या होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज के बाद कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने क्या कहा था? तो डाल्टन ने कहा था कि किसी देश की इष्टतम जनसंख्या तभी होगी जब उस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो, और प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपन जनसंख्या होता है। अगला, एक देश का जनसंख्या पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? जनसंख्या पिरामिड, अक्सर यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलता है कि जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है। जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है? ठीक है, जनसंख्या पिरामिड की बात कौन करता है? थॉमसन साहब करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या पिरामिड की अवधारणा किसने दिया था? तो वो दिया गया था थॉमसन साहब के द्वारा। थॉमसन साहब के द्वारा दिया गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि जनसंख्या पिरामिड के अंतर्गत हम कुल जनसंख्या के अंतर्गत हम पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या की आयु संरचना को देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि पुरुष एवं महिला जनसंख्या की आयु संरचना। और जनसंख्या पिरामिड जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ इसी तरीके के तो हम लोग पढ़ते हैं ना। इस तरीके से जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे पहले हम लोग 3 कैटेगरी डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है? ऐसे लोग जो 15 वर्ष से नीचे के हैं, अर्थात 0 से 15 वर्ष की आयु संरचना के लोग। ये जो होता है, दूसरी कंडीशन जो होती है वो किसकी होती है? यहाँ पे 15 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के लोग आते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यशील जनसंख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। और इसके ऊपर क्या आते हैं? 60 वर्ष से ऊपर वाले आते हैं। तो जब हम लोग इसी तरीके से जनसंख्या पिरामिड की बात करते हैं तो वहां पे पुरुष और महिलाओं की आयु संरचना की बात होती है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। आसान सी बात है, एक लाइन में बताऊंगा, जिंदगी में कभी आप भूलेंगे नहीं। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। और सभी लोग पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। एक बार सभी लोग, पहले जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। चलिए, तो अब देखिए, अगर जो बात करें कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, तो माल्थस साहब का जो जनसंख्या सिद्धांत था उसके अंतर्गत माल्थस साहब ने क्या कहा था? माल्थस साहब ने ये कहा था कि जो जनसंख्या होती है ना वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। जनसंख्या जो है वो क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। किसी देश की जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात अगर जो 2 लोग हैं तो 2 से 4 होते हैं, 4 से 16 होते हैं और 16 से 64 होते हैं। लेकिन जो खाद्यान्न आपूर्ति होती है उसमें क्या देखने को मिलता है कि ये समानांतर श्रेणी में बढ़ता है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। ठीक है, और इस कारण से हाँ ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि जनसंख्या और खाद्यान्न में भयंकर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और इसी संदर्भ में फिर वो कहते हैं कि प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है, जो बिन बुलाए आएंगे वे मारे जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि देखिए भैया, जनसंख्या 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64 होता है, अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। और खाद्यान्न की आपूर्ति 2, 4, 6, 8 समानांतर श्रेणी में होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। और प्रत्येक 256 साल बाद देश में अकाल पड़ता है, महामारी आती है,
भूखमरी का शिकार लोग होते हैं, बाढ़ आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती है और ऑटोमेटिक बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है और इस कारण से जनसंख्या और खाद्यान्न फिर से संतुलित हो जाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, जनसंख्या जो है वो समानांतर श्रेणी में बढ़ता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि और को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का अंतर संबंधित करता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बोल रहे हैं कुछ लोग, बी भी बोल रहे हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। तो याद रखिएगा कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये किसने दिया था? ये थॉमसन ने दिया था, थॉमसन साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर, ठीक है, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ठीक होने वाला है कि आर्थिक विकास। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत अंतर संबंधित करता है। अर्थात अगर जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया था कि जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, अगर जो जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो वस्तुओं की मांग में भी क्या होगा? तेजी से वृद्धि होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे और समझने वाली है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आश्रितता का भार बढ़ने लगेगा। एक व्यक्ति के अगर जो 5 बच्चे हो जाएंगे तो पूरी जिंदगी भर वो व्यक्ति 5 बच्चों का पालन पोषण करने में ही लग जाएगा। तो जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये आर्थिक विकास में बाधक भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो श्रम शक्ति का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाएगा तो देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर भी कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा, ट्रिक गलत हो गया, ये जनसंख्या दे रहा है ना। हाँ ठीक है, जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में। अरे वही तो बता रहे हैं, थोड़ा समझ लीजिए, कभी कभी टिक हो जाता है। ठीक है, अब सही। चलिए अगला, कि माल्थस सिद्धांत के अनुसार बी होगा, जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। ठीक है, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा? ठीक है, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी में वृद्धि होता है तो इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? तो माल्थस साहब ने क्या कहा था भैया? ये बोल रहे हैं, ठीक है, सभी लोग ये बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो माल्थस साहब ने आसान सी बात कही थी। माल्थस ने ये कहा था कि अगर जो मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी, अगर मजदूर को ज्यादा मजदूरी मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि ये अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। ये क्या कर पाएगा? ये अपनी मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं ये ले पाएगा, ये पोषक पदार्थ ले पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब मजदूरी ज्यादा मिलेगी तो वो लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का स्वास्थ्य की सुविधाएं ले पाएंगे। तो क्या होगा कि मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। तो मजदूरी में जब वृद्धि होगी तो मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। मृत्यु दर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और जब मृत्यु दर में कमी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो माल्थस के अनुसार यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम ये होगा कि लोग पोषक पदार्थ लेने लगेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूक होंगे, तो मृत्यु दर में कमी आएगी। और जब मृत्यु दर में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, जनांकीय शब्द मूलतः किसने प्रयुक्त किया था? जनांकीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
एक बार नहीं, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो यार। इतने सारे लोग आप लोग क्लास देख रहे हो, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी की क्लास में नहीं जुड़े हैं, आप जरूर जुड़िए। मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि जो भी कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, जिस स्ट्रेटेजी के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, अगर जो उसे आप ठीक तरीके से फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यार प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब कुछ आपका यहीं से कवर होने वाला है। एप्लीकेशन पे कंप्लीट आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट। आप इन सारी चीजों को वहां पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। एडमिशन ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या आप जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, आपसे नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग, तो ये आसान सी बात है। तो याद रखिएगा कि जनांकिकी शब्द का मूलतः या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आसिले गुइलार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, जनांकिकी शब्द का मूलतः किसने प्रयोग किया था, तो इजी सी बात है, आसिले गुइलार्ड के द्वारा। अगला, जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अवरोधक है, ये कथन किसका है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है कि जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अवरोधक है, ये बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा कही गई थी, बेसिकली आपको बताना है। ठीक, एक सेकेंड। ठीक, क्या उत्तर आ रहा है सर, ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। चलिए, बहुत सारी विविधता आ रही है, बहुत सारी विविधता आ रही है, सभी लोग ए बोल रहे हैं। जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अवरोधक है, ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है, वो है माल्थस साहब का। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्यों जनसंख्या बढ़ेगा तो आर्थिक विकास में अवरोधक होगा, तो जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आश्रितता भार बढ़ता चला जाएगा। जब आश्रितता भार बढ़ता चलेगा तो एक कोई व्यक्ति है, तो जब उससे बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए रखेंगे कि हमारा भरण पोषण ये करेंगे, तो जाहिर सी बात है यार कि अगर जो एक पिता है और उसके 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं तो वो पिता जिंदगी भर अब क्या करेगा, कमा करके बच्चों को ही तो खिलाएगा। 5 बच्चे हैं तो वो क्या कर पाएगा, तो 5 बच्चे अगर जो उसके पास हैं, तो व्यक्ति क्या करेगा कि जो पैसा निवेश करके उत्पादन कर सकता है, उस पैसा को वो उत्पादन में नहीं लगाएगा, बल्कि उस पैसे को वो कहाँ पे लगाएगा, उस पैसे को वो अपने बच्चों के भरण पोषण में लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी बचत क्षमता जो होगी वो कम हो जाएगी। जब बचत कम हो जाएगा तो निवेश कम हो जाएगा, और जब निवेश कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन कम हो जाएगा, और जब उत्पादन कम हो जाएगा तो ये क्या है, आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि दीर्घ अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या के समय पथ का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। चलिए भाई बताइए, ज्योति चौरसिया जी, फरीन फातिमा जी, सदानंद मिश्रा जी, राजन सिंह जी, संजय बहादुर लाल जी, नैना यादव जी, नीलम कुमारी जी, अंकिता अवस्थी जी, राजीव पाल जी, पूनम गुप्ता जी, नौसाद अली जी, सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। भूपत सिंह जी, विकास जी, अक्षय जी, तस्नीम खान जी, बबीता जी, ठीक है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। ठीक है, आपसे नंबर बी बोल रहे हैं, लॉजिस्टिक वक्र के द्वारा। और कोई? ठीक है, ठीक है, तो इजी सी बात है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए यार आपको कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो
दीर्घ अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या के समय का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? तो इसके लिए लॉजिस्टिक वक्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या कहा गया था? लॉजिस्टिक साहब ने क्या कहा था? कहा था ना कि विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में वृद्धि होती है तथा दीर्घकाल के बाद स्थिर होने की भी प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक वक्र के अंतर्गत लॉजिस्टिक साहब ने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि तेजी जनसंख्या में वृद्धि होती है, लेकिन दीर्घकाल में इसमें स्थिरता की अवस्था देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है, जो बिना निमंत्रण के आएंगे वो भूखे रहेंगे। ये बात किसने कही थी? ये एक बार नहीं, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि माल्थस साहब ने क्या कहा था? माल्थस ने क्या कहा था? माल्थस ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, जो जनसंख्या होती है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64 होती है। ठीक है, और जो खाद्यान्न होता है वो क्या होता है? जो खाद्यान्न होता है वो समानांतर श्रेणी में बढ़ता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो ऐसी स्थिति में खाद्यान्न और जनसंख्या में भयंकर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और प्रत्येक 256 वर्ष के बाद अर्थव्यवस्था में भयंकर मात्रा में अकाल पड़ता है, महामारी फैलती है, बाढ़ आता है, मतलब अप्रत्याशित मृत्यु होती है लोगों को। जैसे एक महामारी थी ना, कोविड। ठीक है, तो इसी प्रकार की महामारी फैलती है। जैसे आपने देखा होगा कि प्लेग की बात बहुत सारे लोग करते हैं कि प्लेग में होता था कि एक बार हवा चला, अब पूरा का पूरा गांव क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। तो ये सब क्या है? एक महामारी है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में, खाद्यान्न समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, और इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस आता है। और एक समय ऐसा आता है जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और फिर जनसंख्या और खाद्यान्न संतुलित हो जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बोला था कि प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है, जो बिना निमंत्रण के आएंगे वे भूखे रहेंगे। ये बात माल्थस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहे हैं भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए अगला प्रश्न, क्या हुआ भाई, कोई दिक्कत? ठीक, तो एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट बनता है जब जनसंख्या आप लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट बनता है। खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट कैसे बनता है? तो यहाँ पे देखिए, जनांक की, हाँ हाँ ठीक है, पहले आप करिए। क्या बोल रहे हैं? ए, सभी लोग ए बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो जनसंख्या सिद्धांत दिया गया था उसमें ये बताया गया था कि कोई भी देश है तो उसे जनसंख्या के 3 स्तरों से होकर के गुजरना पड़ेगा, या जनसंख्या के 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला चरण ये होगा जब अर्थव्यवस्था क्या होगी? अल्प विकसित होगी, लोगों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। लोगों को ये लगेगा कि हमारे पास अगर जो 10 बच्चे होंगे तो हमारे पास 10 लाठी होगी, मतलब मार करने के लिए 10 बच्चे होंगे कि हमारा पड़ोसी हमारे जमीन पे कब्जा नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी पिछली पीढ़ी थी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे पैदा करते थे। क्यों ऐसा करते थे? ऐसा इसलिए, वो लोग, उन लोगों का माइंडसेट ये था कि हमारे ज्यादा बच्चे होंगे
तो क्या होगा, हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारे ऊपर कोई अधिकार स्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम अवस्था होती है, जो फर्स्ट स्टेज होता है, वहां पे जन्म दर ज्यादा होता है, और चूंकि ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है, तो स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं होते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग पैदा भी होते हैं और बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो पहली कंडीशन में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है कि उच्च होता है, ठीक है, और यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दूसरी कंडीशन आती है जब अर्थव्यवस्था अब थोड़ा बहुत विकास कर चुकी होती है। जैसे अभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो अब भारत में देखिए ना, सबको पता चल गया है ना कि स्वास्थ्य सुविधाएं हम ले सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, सभी लोगों को अब इतना तो ज्ञान है कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी भारत में जन्म दर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि अभी भी भारत में अशिक्षा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जन्म दर ज्यादा है, लेकिन मृत्यु दर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मृत्यु दर में कमी आ जाती है, क्यों आ जाती है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं और हम स्वास्थ्य सुविधाएं और पोषक पदार्थ लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और यहीं पे हो जाता है जनसंख्या का विस्फोट, ठीक है। यहीं पे क्या हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से जनसंख्या आगे बढ़ता है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन आती है जब अर्थव्यवस्था विकसित हो जाता है। अब यहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहते हैं, लोगों का माइंडसेट होता है कि अब हमारे ऊपर कोई अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि अब कानून का प्रतिनिधित्व है देश में। तो ऐसी स्थिति में लोग सोचते हैं कि एक लड़का हो या एक लड़की हो तो भी काम चल जाएगा। तो जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। और ये जो दूसरी कंडीशन है, ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। और ये तीसरी कंडीशन है वो जनसंख्या की आदर्श स्थिति है। आपके पेपर में पूछा जाता है कि जनसंख्या की आदर्श स्थिति क्या होती है, तो यही तीसरी कंडीशन आदर्श स्थिति होती है। तो चलिए देखते हैं, पहले में क्या दिया गया है, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर पहली कंडीशन है, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर दूसरी कंडीशन है, और निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर ये तीसरी कंडीशन है। तो ठीक तो है, तो ए बी और 3 अर्थात 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था है तो वो 3 चरणों से होकर के गुजरेगी। पहली चरण क्या होगी कि जब अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होगा तो वहां पे लोगों का माइंडसेट ये होगा कि हमारे ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो वो लोग बच्चे भी ज्यादा पैदा करते हैं। और चूंकि अल्प विकसित देश होता है तो स्वास्थ्य सुविधाएं होती नहीं है, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। दूसरी कंडीशन में अब अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत विकास कर चुका होता है, लोगों के पास जागरूकता होती है, तो जन्म दर तो बढ़ा ही होता है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है, जहाँ पे जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। और तीसरी कंडीशन में अर्थव्यवस्था विकसित हो चुका होता है, तो यहाँ पे जन्म दर भी कम हो जाता है, मृत्यु दर भी कम हो जाता है। तो ये जनसंख्या की आदर्श स्थिति होती है। अगला कि भारत में जनांकीय लाभांश की व्यापक संभावना है, क्या ये बात ठीक है, और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है, दोनों बातें आपको बतानी है, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? अच्छा, जो हमसे फेसबुक पे जुड़े हैं, हाँ कुछ बच्चे फेसबुक पे भी हमसे जुड़े हैं। हाँ मैं गया था कुंभ मेले में, क्योंकि हाँ कुंभ मेले में गया था, काफी खूबसूरत है कुंभ मेला। आसपास है, परिस्थिति अलाउ कर रही है तो आके घूम सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, खूबसूरत सा दृश्य है, मजेदार। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन और कारण, ऑप्शन नंबर डी बी, और कोई सी भी बोल रहे हैं, सी भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, देखिए अब इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिए। भारत में जनसंख्या लाभांश की व्यापक संभावना है।
जनसंख्या लाभांश का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो 15 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच के होते हैं, ठीक है, 15 से 60 वर्ष की एज के जो लोग हैं वही लोग जनसंख्या लाभांश को इंडिकेट करते हैं। अर्थात ये हमारे देश की कार्यशील जनसंख्या होती है, मतलब आप सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर जो 14 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, और उसे आप कल कारखाने में लगा दीजिए, जोखिम भरे कार्यों में लगा दीजिए, तो ये गैर कानूनी है, ठीक है। तो 15 से लेकर के 60 वर्ष के बीच में जो लोग हैं उन्हीं को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है, क्योंकि साल भर के बाद तो क्या होता है, 60 साल के बाद क्या होता है, 60 साल के बाद तो रिटायर कर दिया जाता है इन लोगों को। तो जनसंख्या लाभांश का मतलब कि कार्यशील जनसंख्या है। और भारत में बिल्कुल ठीक है, भारत में अगर जो आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जनांकिकी लाभांश की व्यापक संभावना है, देयर इज नो डाउट। आगे देखते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है। कहाँ कमी आ रही है भैया? विश्व की नंबर 1 जनसंख्या हमारे देश की हो चुकी है, विश्व में सबसे पहला स्थान हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। तो कहाँ हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर आर सही है, परंतु एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, इसमें थोड़ा सा आर गलत होना चाहिए, ए सही होना चाहिए। ए सही है, आर असत्य है, तो बी होगा, ठीक है ना। हाँ, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि ए सत्य है और आर असत्य है। अगला कि भारत में नवजात शिशु दर की संदर्भ की अवधि क्या है? ठीक है, क्या उत्तर होगा? ठीक है कि भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर की संदर्भ अवधि क्या है? आज का सेशन बहुत खूबसूरत है, देखिएगा, मजा आएगा, 1-2 बार देखिएगा। आज जनसंख्या से बहुत सारे प्रश्न हम लेकर के आए हैं, जनसंख्या से बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो देखिए, लिख लीजिए, कॉपी पेन पास में रखिए, बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं। तो नवजात शिशु मतलब 7 दिन से ज्यादा और 28 दिन से कम, ठीक है, 7 दिन से ज्यादा और 28 दिन से कम की बात होती है, ठीक है, ठीक है। 7 से 28 दिन के शिशु अपान जीवित शिशुओं की संख्या, जीवित शिशु संख्या इंटू 1000, 1000 पे गणना होती है, बहुत सारे लोग सैकड़ा पे गणना कर देते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि जन्म के 28 दिन, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत में जब नवजात शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है तो नवजात शिशु मृत्यु दर की गणना करने का फार्मूला क्या है या किस तरीके से नवजात शिशु मृत्यु दर को निकाला जाता है? तो 7 दिन से ज्यादा का बच्चा और 28 दिन से कम उम्र का जो बच्चा होता है उस सभी बच्चों की संख्या को लिया जाता है अपान जितने भी जीवित शिशु हैं उनसे भाग दिया जाता है, इंटू 1000 कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि जन्म दर व मृत्यु दर की गणना सामान्यतः की जाती है। वीडियो को यार लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहे भाई? कि जन्म दर व मृत्यु दर की गणना सामान्यतः की जाती है। ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और कोई? बी ए के अलावा कोई और है? नहीं है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि पंजीकृत बच्चों की संख्या, पंजीकृत बच्चों की संख्या मतलब जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें जिनका पंजीकरण हुआ है, पंजीकृत बच्चों की संख्या अपान, हाँ,
उस वर्ष, हाँ, कुल जनसंख्या, ठीक है, उस वर्ष क्या है, उस वर्ष एक वित्तीय वर्ष में लगाते हैं कुल जनसंख्या इनटू क्या कर देते हैं 1000, 1000, ठीक है। तो प्रति 1000 पे ही होगा ना, प्रति 1000 पे ही होगा ना, प्रति 1000 व्यक्तियों पे। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल में देखिएगा, आपका जो आंख है ना वो ऑप्शन नंबर सी पे जाने को चाहेगा, जाता है, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट गलत करके आते हैं। ये 10,000 लिखा है, ये 100 लिखा है, ठीक है, और ये 1000 लिखा है। तो 1000 देखिएगा, 1000 में 3 जीरो होते हैं, समझ लीजिएगा नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको गलत करके चले आते हैं। अगला, वीके आरवी राव संबंधित है। वीके आरवी राव किससे संबंधित है बेसिकली आपको बताना है, ठीक है। एक प्रश्न पूछता आता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद, भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक रूप से करने का कार्य कौन किया था? वीके आरवी राव ने किया था, अर्थात राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी एक देश में या किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से किसने किया था स्वतंत्रता के बाद? तो वीके आरवी राव साहब के द्वारा किया गया था। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित में से कौन सा दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए सर्वोत्तम उपकरण है? अगर जो दो देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाना है तो उसका सबसे अच्छा उपकरण कौन है? किस तरीके से आप लगाएंगे कि भारत की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है? अगर जो आपसे ये कहा जाए कि आप बताइए कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो आप इस बात का अंदाजा कैसे लगाएंगे, बताइए भाई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक, क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे ना। तो हम क्या देखेंगे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय ही सर्वोत्तम उपकरण है कि आप उस देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाएं। और प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? तो वो होता है उस देश की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय अपान उस देश की कुल जनसंख्या, उस देश की कुल जनसंख्या, यही तो होता है ना, जनसंख्या। अब बहुत सारे लोगों को प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला भी नहीं पता है। तो अगर जो नहीं पता है भाई, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ये बिल्कुल आसान तरीके से सारी चीजें आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पढ़ाई जा रही है ना। और जो लोग भी अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, आप यथाशीघ्र कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी मिलते हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए अर्थात थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहिए। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं कि अगर जो बहुत दिनों के बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में आपको सारी चीजें करवाई जा रही हैं। मैं आपको वहाँ पे टेस्ट पेपर भी दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, ताकि आप सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट दीजिए, अपने आप को आप इवेल्युएट करिए कि आखिरकार प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, कहाँ पे गलत हो रहे हैं, उन गलतियों में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। बहुत सारे बच्चे तो टेस्ट नहीं ज्वाइन करते। जब आप टेस्ट नहीं ज्वाइन करते हैं और आपको एक बार एग्जामिनेशन हॉल में बैठा करके पेपर दे दिया जाता है, तो सारी की सारी गलतियां आप वहीं करके चले आते हैं। क्यों?
क्योंकि भैया आपने पहले अपना स्व आकलन किया ही नहीं, उस तरीके के माहौल में अपने आप को आपने डाला ही नहीं। तो आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। सो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लीजिए। या अगर जो आप कोर्स को डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी आपकी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग इस प्रश्न के ऊपर कि स्थिर विनियोग में सभी आवासीय निर्माण कार्यों व इन्वेंट्री निवेश को सम्मिलित किया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी डी, इतनी विविधता क्यों आ रही है यार? इतनी विविधता क्यों आ रही है? कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, इतनी विविधता क्यों आ रही है? जो भी बी बोल रहा है सब ठीक बोल रहे हैं, है ना? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सकल घरेलू विनियोग, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्थिर विनियोग में सभी आवासीय निर्माण कार्यों व इन्वेंट्री निवेश को सम्मिलित किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या सकल घरेलू विनियोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। और इकोनॉमिक्स में देखिए, जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है, आप जो समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का जो पार्ट है उसको आप खूब बढ़िया से पढ़िए। और उसके बाद जब भारतीय अर्थव्यवस्था में आप आते हैं तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय आय वाला जो पार्ट है इसको आप खूब बेहतरीन तरीके से पढ़िए। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ नया, कुछ बेहतर महसूस होगा, उतनी बार आप कुछ नया सीखेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं एक बार और उनको लगता है कि बस अब ये हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को बार बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया नया, कुछ ना कुछ बेहतर बेहतर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि आय प्रवाह की मान्यता के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं। अब आय प्रवाह, ठीक है, तो देखिए आय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि परिवार और फर्म, सभी लोगों का उत्तर ठीक है। तो आय प्रवाह की मान्यता के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं। कौन? पहला फर्म होता है जिसके पास क्या होता है, जो क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। और ये परिवार क्या करता है? वस्तुओं का उपभोग करता है, उपभोग करता है। और ये जो फर्म होता है इसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे कि श्रम होता है, इसके पास पूंजी होता है, ठीक है, इसके पास क्या होता है? तकनीक होता है। और ये सब कहाँ से लाता है? ये लाता है इसी परिवार से। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि आय प्रवाह के अनुसार, आय प्रभाव एक थियरी है, इसके इनकी जो मान्यता है वो ये है कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं, एक तरफ परिवार होता है, दूसरे तरफ फर्म होता है। परिवार उपभोग करने का कार्य करता है और फर्म उत्पादन करने का कार्य करता है। सो ऑप्शन नंबर सी अगला। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट यार पढ़ना पड़ेगा। अब आप 10 साल का कहीं का भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं का भी पेपर आप उठा करके देख लीजिएगा, ये प्रश्न हर पेपर में अक्सर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। थोड़ा आराम से करिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई?
कि व्यक्तिगत आय निम्नलिखित के बराबर होता है। व्यक्तिगत आय का फॉर्मूला क्या होता है? अब अगर जो व्यक्तिगत आय का फॉर्मूला आपको पता है तो आप कर पाएंगे, पढ़े होंगे तो कर पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे, इजी सी बात है। तो व्यक्तिगत आय इज इक्वल टू क्या होता है? राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान, उसमें से अवितरित लाभ को घटाते हैं और निगम कर को भी घटाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी राष्ट्रीय आय में पढ़ाऊं, जब भी राष्ट्रीय आय में के क्वेश्चन में लेकर के आऊं तो कॉपी पेन पास में रखिए और थोड़ा बहुत नोट डाउन करिए, थोड़ा बहुत नोट डाउन करिए, इन फार्मूले को लिखते रहिए। एक नहीं, बहुत सारे फार्मूले यहाँ पे हैं जो आपको समय समय पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और अगर जो आप ठीक तरीके से इसको एक क्रम में पढ़ लेंगे तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? हाँ ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई भाई? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई? अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की जो स्थापना होती है वो कब होती है? वो होती है 1950 में। लेकिन फिर आपको एक डेट याद आ जाना चाहिए, मई 2019, ठीक है। 2019 का समय आपको याद आना चाहिए। इसमें क्या किया गया कि जो दो संस्थाएं थी, NSSO और CSO, इसका विलय कर दिया गया और एक संस्था बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? NSO अर्थात, हाँ ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, है ना, लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, ठीक है। ये क्या करता है? कमेंट करके बताइए, ये क्या करता है? किसकी गणना करता है? किसका आकलन करता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, ठीक बोलेंगे। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ये पहले किस चीज का आकलन करता था? अब इसके जगह पे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आ गया। कमेंट करके बताओ, बार बार पूछा जाता है, मैं एक बार नहीं आपको 10 बार बताया हूँ, रोज बताता हूँ, रोज तो नहीं बताता हूँ लेकिन कई बार बताया हूँ। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसकी स्थापना 1950 में होती है, लेकिन मई 2019 में NSSO और CSO को मिलाकर के NSO अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत में आय वितरण एवं जीवन यापन स्तर समिति के प्रमुख कौन थे? यही क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। मैं पूछ रहा हूं, कोई लिख ही नहीं रहा है, एक दो लोग लिख रहे हैं, एक दो लोग ही लिख रहे हैं। ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला, कि भारत में आय वितरण एवं जीवन यापन स्तर समिति के प्रमुख कौन थे? तो बी बोल रहे, बी के अलावा, बी के अलावा कोई और है? बी के अलावा कोई और है? ठीक, ठीक, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग, सब बी बोलेंगे। तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस। तो आय स्तर एवं जीवन स्तर जो समिति बनाई गई थी, इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? पीसी महालनोबिस साहब थे। अब अन्य सदस्य कौन थे? आप लोग थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइए, ये मैं बताता रहता हूँ, आज मैं कुछ आप लोगों से भी पूछूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में पिछले वर्षों में गिरावट आई है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही कारण नहीं है? देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न पूछा है, कितना खूबसूरत सा प्रश्न है ये। कौन सा कारण नहीं है? और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा
तो ये वाला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं को नहीं देखते हैं। जब आप नहीं को नहीं देखेंगे तो 10-15 क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको हाँ या नहीं देखना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस देख लिए, कोई भी उत्तर मार के चले आए। हाँ, आर्थिक सलाहकार साइमन कुजनेटा साहब, ठीक है। अगला, तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, बी सी काफी गलती हो रही है सर, क्यों? कारण नहीं है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में पिछले वर्ष में कमी आई है। क्यों कमी आई है, इसका सही कारण इसमें से कौन सा नहीं है, बेसिकली आपको ये बताना है। तो हाँ ठीक, तो शिक्षित ग्रामीण युवा कृषि को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। देखिए कितना, ये आपको एक जगह नहीं, ये तीन जगह आपके कंसंट्रेशन का टेस्ट ले रहा है। 3 जगह आपको कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा। पहला कहाँ पे, पहला यहाँ पे, ठीक है, कि कमी आई है। दूसरा कारण नहीं है, और तीसरा ये वाला ये अगर जो तीनों आप पढ़ ले, ये तीनों जगह अगर जो थोड़ा भी ध्यान आप इधर उधर किए एग्जामिनेशन हॉल में, ये प्रश्न आप पक्का गलत करेंगे, पक्का गलत करेंगे। तो देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस प्रकार के सेशन जरूरी है। तो देखिए कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में पिछले वर्षों में कमी आई है या गिरावट आई है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है? तो कारण यह नहीं है कि शिक्षित ग्रामीण युवा कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं अपना रहे। अब देखिए, अब इजी सी बात है कि भारत में क्या है कि भारत में भूखंड का आकार छोटा होता चला जा रहा है, और अब ग्रामीण एरिया से लोग क्या हो रहे हैं कि ग्रामीण एरिया से लोग अब शहरों में पलायित हो रहे हैं, क्योंकि भूखंड छोटा है, कृषि में वो उत्पादकता तो है नहीं। तो जब कृषि में संलग्न लोग शहरी क्षेत्रों में जाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि कृषि के उत्पादकता में कमी आएगी, और धीरे धीरे भूखंड भी छोटा होता चला जा रहा है। तो जितने लोग भी सी कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अगला, कि चालू वर्ष के लिए किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद औसफितिक 110 है। यदि इसी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 15% दर से वार्षिक वृद्धि दर हो तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या होगी? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। जीतू जी, अभी चौधरी जी, राजकुमार प्रजापति जी, शिखा विश्वकर्मा जी, अक्षय जी, अनिल कुमार जी, अफजल हसन जी, अंकिता अवस्थी जी, फरीन फातिमा जी, लाल बहादुर जी, नवीता भट्ट जी, तस्नीम खान जी, सदानंद मिश्रा जी, अंजू कुमारी जी, लाल बहादुर जी, सभी लोगों से बहुत तेजी से आप लोग का उत्तर आ रहा है। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो आपको अब पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है, अर्थात ये जीडीपी की बात कर रहा है। तो जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, एक सेकेंड रुक जाइए। ये क्या पूछ रहा है कि चालू वर्ष के लिए, ठीक है, अब बताए। हाँ ठीक है, 5% बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है? वो नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी के बराबर होता है। नॉमिनल जीडीपी अपान नॉमिनल जीडीपी अपान रियल जीडीपी के बराबर होता है। रियल मतलब वास्तविक। कोई कहेगा कि सर जी अंग्रेजी कहाँ लिखवाने लगे ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अब आप देख लीजिए कि क्या दिया गया है। तो इसमें देखिए उत्पाद औसफितिक कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 110%। तो नॉमिनल जीडीपी कितना है? 110 है। और रियल जीडीपी कितना है कि इसी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 15% दर से वास्तविक वृद्धि हुई, मतलब पहले 100 था, अब 15% की वृद्धि हुई। तो अब ये क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा।
115 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका अंतर आप निकाल लेंगे, इस दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो आपको उत्तर पता चल जाएगा। तो 115 में से 10 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि सरकार द्वारा अंतरण भुगतान निवल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि। आज का सेशन बहुत खूबसूरत है, अगर जो आप अच्छे से इकोनॉमिक्स को पढ़े होंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि आज मैक्सिमम मैं प्रश्न जनसंख्या, राष्ट्रीय आय और भारतीय अर्थव्यवस्था से ही रखा हूँ, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग ये सब रोज आते रहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रश्न थोड़े बहुत बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना और जरूरी है। और ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि अगर जो आपको थियरी आती है तो आपको समझ में आएगा, नहीं थियरी आती है तो पूरा माइंड ब्लैंक हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों को एप्लीकेशन पे सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। इसकी लाइव क्लास होती है, आप लाइव क्लास जुड़िए। लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे, बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स को पढ़िए, 1 घंटे रोज पढ़िए जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए। टेस्ट सीरीज दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है, तो एडमिशन ओपन है। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है, अब देखिए कितना खूबसूरत सही प्रश्न है। बस आप मुझे एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से जितने भी कंटेंट को दे रहा हूँ उसे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। यार कहाँ से प्रश्न बनेगा, और मैं आप लोगों के साथ में तब तक रहने वाला हूँ जब तक आपको सिलेक्शन ना मिल जाए। मैं हमेशा यहीं पे हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी अनवरत चलती रहेगी, आप बस पढ़िए। तो कंटेंट तो मैं आपको इतना प्रोवाइड कराऊंगा, इतना प्रोवाइड कराऊंगा कि आप जीनियस बन जाओगे। बशर्ते थोड़ा आप मुझे समय दो, थोड़ा आप मुझे पढ़ो, थोड़ा आप समय निकालो। बहुत सारे बच्चे आधे घंटे पढ़ते हैं, 10 मिनट पढ़ते हैं, 1 घंटे पढ़ते हैं। 1 घंटे पढ़ के आप सिलेक्शन थोड़ी ले लेंगे। इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, कोई साल भर से पढ़ रहा है, कोई 2 साल से लगातार पढ़ रहा है। अगर जो रात में 12 बजे भी मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास लेके चला हूँ ना, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो सोना छोड़ देंगे, वो कहेंगे कि सर जी आए हैं, लाइव चला जाए, पढ़ा जाए। तो ये डेडिकेशन है, उन लोगों से आपको फाइट करना है। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है कि आपको उन्हीं लोगों से कंपटीशन में फाइट करना है। तो आप ये सोचते हैं कि 1 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक से कभी इधर का पढ़ेंगे, कभी उधर का पढ़ेंगे, एक स्ट्रेटजी के तहत नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपने आप को आप भ्रांति में मत रखिए, ये मत सोचिए कि यार चलो जो होगा देखा जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में हमारे दिमाग में कोई भगवान आकर के बैठ जाएंगे और भगवान सब बता देंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, या कोई बगल वाला होगा उससे नकल कर लेंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कंपटीशन में होता नहीं है, आपके साथ भी जिंदगी में कभी हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जिसने मेहनत किया है उसको सफलता जरूर मिली है। बस आप अपने आप से ये बात कह सकें कि आपने मेहनत किया है तो सफलता के आप हकदार हैं, आपको सफलता से कोई दूर नहीं कर सकता है। चलिए, क्या उत्तर आ गया भाई, कि सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। अब मैं कई बार बताया हूं कि देखिए, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान निवल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि उक्त भुगतानों की बराबरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का कोई तत्संबंधी उत्पादन नहीं हुआ है। जैसे अंतरण भुगतान का मतलब क्या होता है, जैसे पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, उपहार हो गया। उपहार मतलब सरकार आपको लैपटॉप देती है, सरकार आपको मोबाइल देती है, तो इसकी जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो उसमें इसको शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं शामिल करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि एक व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो चुका है, एक कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुका है, उसको सरकार पेंशन तो दे रही है, लेकिन क्या वो
सरकार के लिए कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं कि निवल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं करते हैं। जैसे छात्रवृत्ति हो गया, तो छात्र को छात्रवृत्ति तो मिलती है, लेकिन क्या वो सरकार के लिए कोई कार्य करता है? क्या नहीं करता है। उपहार, लैपटॉप, मोबाइल सरकार आपको देती है, लेकिन क्या उसके बदले आप सरकार को कोई सेवा देते हैं? क्या नहीं देते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि सरकार द्वारा अंतरण भुगतान निवल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता है? इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उक्त भुगतानों की बराबरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का कोई तत्व संबंधी उत्पादन नहीं होता है। अगला, कल्याण का बेहतर मापक कौन है? ठीक है, चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि कल्याण का बेहतर मापक कौन है? अगर जो देखिए, जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोई एक विकासशील देश है और उस विकासशील देश में अगर जो ये देखना है कि मानव के कल्याण में बेहतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो सबसे ज्यादा किस बात पे हमको फोकस करना होगा? चलिए बताइए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि एक जो व्यक्ति है ना उसके पास कितना पैसा है, जितना ज्यादा उसके पास व्यय करने योग्य पैसा होगा उतना ही देश का कल्याण अधिकतम होगा या उस व्यक्ति का कल्याण अधिकतम होगा। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और प्रति व्यक्ति व्यय योग्य आय किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करके। ये किसके बराबर होता है? व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करके। ठीक है, माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करके, मतलब एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है कि वो उसे व्यय कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, प्रति व्यक्ति आय ठीक है, लेकिन अगर जो दोनों ऑप्शन ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी उसमें ज्यादा बेहतर है ना। अगला प्रश्न कि जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही होती है तो विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा क्यों कम होता है? क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, नहीं भाई, मैं आप लोगों के कमेंट को देखता रहता हूँ, मैं आप सभी लोगों के कमेंट को देखता रहता हूँ और आप लोगों की भावनाओं को समझता रहता हूँ कि किस किस प्रकार के प्राणी हमसे जुड़े हैं, है ना। क्योंकि इतने महानुभाव हमसे जुड़े हुए हैं, है कि नहीं है, जो हर प्रकार की बातें कर लेते हैं। चलिए, कमेंट तो मैं आप लोगों के निरंतर देखता रहता हूँ। चलिए, क्या क्या उत्तर आ रहा है कि जब राष्ट्रीय आय होना चाहिए। अब देखिए, अगर इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे मिसप्रिंट है। जब राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में तेजी जब राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित राष्ट्रीय आय का तेजी से विकास हो रहा होता है। एक सेकंड रुक जाइए। जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय का कोई मतलब नहीं निकलेगा, जब अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जब अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही हो तो विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा क्यों कम हो जाता है? तो ऐसा इसलिए कम हो जाता है, क्यों कम होता है थोड़ा बताइए। तो तो खाद्य निकृष्ट वस्तु बन जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब कोई देश विकसित कर रहा है ना, जब किसी देश का विकास हो रहा है तो वहां पे खाद्यान्न संकट नहीं उत्पन्न होता है। जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के पास, भारत के पास जितना भूमि उत्पादन करने के लिए है उसकी अपेक्षा अमेरिका के पास कम ही है, लेकिन फिर भी अमेरिका की कृषि में उत्पादकता बहुत ज्यादा है भारत के कंपेयर। ठीक है, तो जो विकसित देश होते हैं या जिस जो अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करती है वहां पे खाद्यान्न समस्या कोई नहीं होती है।
जैसे अभी भी हम देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को क्या देंगे, खाद्यान्न देंगे। तो इसका मतलब कि अभी अभी हम लोग बहुत तेजी से विकास नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो बात किया जाए तो कृषि का विकास बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, भारत में कृषि का विकास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भारत में कृषि का विकास? भारत में कृषि का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भूखंड का आकार घटता चला जा रहा है। एक व्यक्ति रामलाल है, उनके 3 बच्चे हो गए, तीनों बच्चों को अलग अलग रहना है, तीनों बच्चों को अलग अलग रहना है, संयुक्त परिवार वो चाहते नहीं है। तो अब रामलाल का जब उनकी एक जमीन को 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, छोटा छोटा भाग आएगा, उसमें वो क्या करेंगे, क्या खेती करेंगे, क्या उगाएंगे, क्या खाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कृषि का विकास बहुत तेजी से नहीं हो सका है, बिल्कुल ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब तो फैशन बन गया है कि गांव की पुश्तैनी मकान को बेच दीजिए, शहर में जाइए, वहीं पे कहीं छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लीजिए और जा करके आप सेवा सेक्टर में कार्य करिए या औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करिए, बिल्कुल ठीक है। कृषि क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सरकार भी कृषकों के लिए पर्याप्त पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। अब आप कहेंगे सर जी क्यों नहीं उठा रही है, सरकार दे तो रही है किसानों को 6,000 रुपये वार्षिकी। तो इसका मतलब कि सरकार इस समय क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि हम आपको 6,000 रुपया वार्षिकी देंगे। अगर जो आपके घर पे खेत है, आप खेती करते हैं, तो इस स्कीम के बारे में देख लीजिएगा, आपको नहीं पता होगा तो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि करके है शायद, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें सरकार ने ये व्यवस्था किया है कि हम किसानों को 6,000 रुपये का आर्थिक सहायता देंगे और प्रत्येक 3 महीने में 2,000 रुपये आएगा। हर 3 महीने में 2,000 रुपये आपके पास आएगा। 2,000 का मतलब कि 3 महीने में 2,000 रुपये आ रहा है, इसका मतलब कि 17 रुपये रोज, 17 रुपये रोज किसानों को दिया जा रहा है। 17 रुपये में तो एक किसान क्या बोलते हैं कि चाय और बिस्कुट नहीं इस समय वो खा पाएगा और पी पाएगा। तो किसानों की कहाँ पे हम सरकार मदद कर रही है भाई? वो बात अलग है कि वोट बैंक की बात है, ठीक है, चलता है। हाँ, किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान क्या है? और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दिया करिए। चलिए, नरोत्तम लोधी जी, अयोध्या कुमार जी, तस्नीम जी, फरीन फातिमा जी, विकास कुमार जी, राजन सिंह जी, ज्योति चौरसिया जी, सदानंद मिश्रा जी, बबीता जी, नैना यादव जी, पारस कुमार जी, नौसाद अली जी, भगवंती जी, अफजल हसन जी, निशा जी, सुंदरी जी, घनश्याम अनुरागी जी, संध्या पांडे जी, पूनम गुप्ता जी, शिखा विश्वकर्मा जी, रंजीत कुमार जी, सोनी शर्मा जी, ममता कुमारी जी, पूजा मिश्रा जी, राजेश यादव जी, राजेश कुमार सिंह जी, मौसम कुमारी जी, अतुल यादव जी, सभी लोगों से निवेदन है यार, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कंचन साहू जी, प्रियम मिश्रा जी, इतने सारे लोग आ रहे हैं, सुनीता गुप्ता जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान क्या होता है? तो निवेश अनुपात अपन पूंजी उत्पाद अनुपात। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान किसके बराबर होता है? निवेश अनुपात अपन पूंजी उत्पाद अनुपात। अगला प्रश्न कि भारत की समग्र बचतों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है? भारत में सबसे ज्यादा बचत किस क्षेत्र में दर्ज की जाती है? बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक। भारत की समग्र बचतों में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है? ठीक, इजी सी बात है, इजी सी बात है सर, इजी सी बात है, क्योंकि भारत की
मेजॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करें तो अभी भी लोग क्या हैं कि गांव में ही निवास करते हैं, और मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल 50% के आसपास लोग अभी भी क्या हैं, कृषि क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। तो समग्र बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका है, घरेलू क्षेत्र का है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, राष्ट्र की आपूर्ति वक्र दिखाता है कि राष्ट्र की आपूर्ति वक्र क्या दिखाता है भाई, बताइए। ठीक, ठीक है, पूंजी, ठीक है। तो राष्ट्र की आपूर्ति वक्र ये दिखाता है कि एक राष्ट्र में जो श्रम है, ठीक है, जो श्रम है और जो भूमि है, ठीक है, राष्ट्र की आपूर्ति वक्र हमें क्या दिखाता है कि एक राष्ट्र में जो भूमि है, श्रम है, ठीक है, राष्ट्र में जो भूमि है, श्रम है और जो पूंजी है, इसका प्रयोग करके एक राष्ट्र कितना उत्पादन कर सकता है और या क्या कर सकता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्र की आपूर्ति वक्र हमें ये बताता है कि एक देश के पास जो भूमि है, ठीक है, जो भूमि है या जो श्रम है या जो पूंजी है, इस भूमि, श्रम और पूंजी का प्रयोग करके एक राष्ट्र कितने कितने स्तर तक अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है, या एक राष्ट्र की आपूर्ति वक्र हमें दिखाता है कि राष्ट्र क्या कर सकता है। अगला, थोड़ा इस प्रश्न का उत्तर करिए, जल्दीबाजी में कोई ए बी सी डी नहीं बोलेगा, थोड़ा आराम से करिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। शायद ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है, या तो मध्य प्रदेश में सेट में पूछा गया ये प्रश्न है, या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, बताइए क्या उत्तर आ रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपसे पूछ रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको बताना है, आराम से बताइएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको बताना है, एबीसीडी से काम नहीं चलेगा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जीएनपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये आपको पता होगा, नहीं पता है, ठीक है। सी क्या बताता है, सी क्या बताता है, उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को। सी क्या बताता है, उपभोग वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, अर्थात ये क्या है, ये है सी आपका। ठीक है, उसके बाद अगर जो आई की बात करें तो इसमें आई क्या आपको बताता है, तो आई जो है ये पूंजीगत वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को बताता है, पूंजीगत वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य, अर्थात आई आपका ये हो गया। उसके बाद एक्स जो है वो निर्यात को दिखाता है, एक्स अर्थात ये वाला जो है, ये क्या बताता है, ये निर्यात को बताता है, निर्यात मूल्य को बताता है। और y जो है वो क्या बताता है, y जो है वो आयात मूल्य को बताता है, y जो है आयात मूल्य को बताता है। अब चलिए आप रख दीजिए इसी में, तो जीएनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का मान कितना दे दिया गया है, सी का मान दे दिया गया है 20,000। सी का मान कितना दे दिया गया है, 20,000 दे दिया गया है। आई का मान कितना दे दिया गया है, आई का मान 10,000 दे दिया गया है। एक्स का मान कितना दे दिया गया, अर्थात निर्यात का मूल्य कितना दे दिया गया है, ये दे दिया गया है आपका 4,000। ये कितना दे दिया गया है, 4,000 दे दिया गया है। और एम का मान ये कितना दे दिया गया है, माइनस करना है ना इसको, तो ये वाला फार्मूला ये इसमें रखना है, ठीक है ना। तो एम का मान कितना दे दिया गया है, ये एम का मान दे दिया गया है 2600। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, आपका उत्तर आ गया है ए 31,400 करोड़। ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि जीएनपी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ पे सी जो है वो उपभोग वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है, आई जो है वो पूंजीगत वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को बताता है, एक्स जो है वो निर्यातों के मूल्य को बताता है, और
एम जो है वो आयातों के मूल्य को बताता है, इसमें आप फॉर्मूले में रख लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय समान होता है, क्या उत्तर होगा भाई? इजी सी बात है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आज के सेशन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न है ना कि जो बिना कॉन्सेप्ट के तो इन प्रश्नों के बारे में आप सोच ही नहीं पाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट पढ़िए, जरूरी है ये सारी चीजें। क्या उत्तर आ रहे भाई? सी बोल रहे हैं। तो ये बहुत बार बताया हूं कि अगर जो बाजार मूल्य पे राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? बाजार मूल्यों पे अगर जो आपको राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो उसमें सभी साधनों के भुगतानों को जोड़ा जाता है, उसमें से अप्रत्यक्ष कर को, सभी साधनों के भुगतान के जोड़ में अप्रत्यक्ष कर की रकम को जोड़ा जाता है। हाँ, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है और उपादानों की सब्सिडी को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। अच्छा, ब्रैकेट में देता है तो अलग हो जाता है ना, अगर जो इसको ब्रैकेट में करेगा तो फिर अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाएगा, सब्सिडी को जोड़ा जाएगा। ये टेक्निकलिटी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? क्या उत्तर होगा भाई? और देखो आप लोग जितने लोग भी ब्लॉक हो ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे आप लोगों को अकाउंट पे जाकर के अनब्लॉक करूं। हमारी टीम में एक दो बच्चे जो काम करते हैं उनसे मैं बार बार बोला, लेकिन वो मेरी बात को सुनते ही नहीं, है ना। वो मतलब मैं उनसे कई बार कहा कि यार बच्चों को अनब्लॉक कर दो, तो वो कहते हैं सब कि नहीं सर बच्चे बड़ी बदमाशी करते हैं, बहुत इधर उधर की बात करते हैं। तो मुझे यार पता नहीं है कि कैसे मैं अनब्लॉक करूं। अगर जो आपको आता हो कि कैसे अनब्लॉक करना है तो एक वीडियो बना करके सेंड कर दीजिएगा, मैं देख करके अनब्लॉक कर दूंगा सबको, क्योंकि 2-3 लोग हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पे क्या प्राप्त होता है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है? तो उस देश की राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय अपान उस देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय अपान उस देश की कुल जनसंख्या। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है जब वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होता है? कब होगा भाई? चलिए, आपकी राष्ट्रीय आय कब बढ़ेगी? तो इजी सी बात है सर कि राष्ट्रीय आय तभी तो बढ़ सकती है जब देश में उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, जब देश में उत्पादन बढ़ेगा तभी तो हम कहेंगे कि देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। इजी सी बात है। अब आपको देखिए इकोनॉमिक्स के कुछ चैन याद कर लेने चाहिए। चैन का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तो जब मांग बढ़ेगा तो मांग में वृद्धि के कारण पूर्ति भी बढ़ेगा। पूर्ति बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा? कि उस देश में उत्पादन बढ़ेगा। जब उस देश में उत्पादन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? कि वो देश उत्पादन बढ़ेगा तो उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। और जब उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि वो देश क्या करेगा? आर्थिक विकास करेगा, आर्थिक विकास करेगा। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाएगा। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाए। अगला, जेके मेहता साहब क्या कहते हैं बताइए। ठीक, क्या उत्तर है भाई? कि जेके मेहता के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर
राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है, कब अधिकतम होगी? जेके मेहता साहब ने एक लाइन की बात कही। जेके मेहता साहब ने ये कहा कि अगर जो आपको अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ानी है तो आपके देश में जो संसाधन है उन संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग करना होगा। अर्थात अगर जो किसी देश को उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी है या राष्ट्रीय आय को अधिकतम करना है तो उत्पत्ति के समस्त उपलब्ध साधन का दक्षता पूर्वक हमें प्रयोग करना चाहिए। अर्थात हमारे अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि हमारे अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो लकड़ी है, लकड़ी प्रकृति के द्वारा दिया गया है। कोयला, कोयला प्रकृति के द्वारा दिया गया। अभ्रक प्रकृति के द्वारा दिया गया। लोहा प्रकृति के द्वारा दिया गया। लेकिन क्या इन सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से हम लोग प्रयोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। और इसी कारण से आपको संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो जेके मेहता साहब ने ये कहा था कि एक देश अपने राष्ट्रीय आय को तभी अधिकतम कर पाएगा जब उस देश में जो संसाधन है उन संसाधनों का पूर्ण रूप से वो प्रयोग कर लेगा, तभी राष्ट्रीय आय अधिकतम हो पाएगी। अगला प्रश्न, अगला, चलिए कोई ऐसी बात मत बोलो यार कि फिर से ब्लॉक हो जाओ। कोई ऐसी बात ना बोलिए कि फिर से आप ब्लॉक हो जाए, है ना। चलिए, राष्ट्रीय आय का आकलन आपके सब्सक्राइब करने और ना करने से कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। बस आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लेते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है ना। अदरवाइज अगर जो किसी को ये लगता है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है तो वो एहसान मत करिएगा, है ना। वो एहसान मत करिएगा, आपके एहसान की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। चलिए, कि राष्ट्रीय आय का आकलन, बस मैं आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने के लिए इसलिए बोलता हूं कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल पाए। बाकी आप लोगों को पता है कि मैंने अपना गूगल एडसेंस ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है। आपको हर चैनल, आपको हर जगह एडवर्टाइजमेंट दिखता होगा, लेकिन मेरे पास आपको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि उससे मुझे पैसा नहीं मिल सकता है, यूट्यूब से कुछ खास पैसा मुझे मिल सकता है, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कि 2 घंटे की मैं क्लास लेता हूँ, उसमें 10 ठो ऐड भी चला आएगा तो स्टूडेंट का बार बार दिमाग इधर उधर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे साथ आप जुड़े हो तो धारा प्रवाह के साथ जुड़े रहो। पैसे की बात नहीं है, पैसे तो मैं अगर जो गूगल एडसेंस आज चाहूँ तो आज खोल दूँ, कुछ काच मिल ही जाएगा, नहीं बहुत ज़्यादा तो थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ कि क्लास इंटरप्ट हो, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि यूट्यूब पे हम अपने मोनेटाइजेशन को ऑन करें, है ना। क्योंकि अगर जो मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूँ उसमें 10 एडवर्टाइजमेंट वो चला देंगे, अब पता नहीं कौन सा बच्चा किसके दिमाग में कैसी चीजें चलने लगे। इकोनॉमिक्स की क्लास धारा प्रवाह होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, तब मजा आता है। चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई? कि राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से इस विधि के द्वारा नहीं होता है। तो किस विधि के द्वारा नहीं होता है? तो उत्पाद विधि के द्वारा होता है, आय विधि के द्वारा होता है और व्यय विधि के द्वारा भी होता है, लेकिन निर्यात आयात विधि के द्वारा नहीं होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से इस विधि के द्वारा नहीं होता है। किस विधि के द्वारा नहीं होता है? तो निर्यात आयात विधि राष्ट्रीय आय की के आकलन की कोई विधि होती ही नहीं है। अगला, कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मान 10,000 करोड़ रुपए है, अप्रत्यक्ष कर 15,000 करोड़ है, सब्सिडी का मान 8,800 करोड़ रुपए है, तो राष्ट्रीय आय का मान क्या होगा? क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर होगा बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, और कोई? तो इजी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि अगर जो हम लोग शुद्ध हाँ, अगर जो हम लोग राष्ट्रीय आय के फार्मूले की बात करें तो मैं बोलता हूं कि आप क्या करिए, क्या करिए, क्या करिए, आप लिख लीजिए फार्मूला।
कि राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू, अगर जो साधन लागत पे राष्ट्रीय आय की हम गणना करते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं अप्रत्यक्ष कर को, माइनस करते हैं और प्लस सब्सिडी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस क्या करते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये 15,000 नहीं होना चाहिए, 1500 होना चाहिए। तो फिर आप देख लीजिए 10,000, उसमें से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे अप्रत्यक्ष कर को। अप्रत्यक्ष कितना है, 1500 करोड़, और प्लस किसको करेंगे, सब्सिडी को जोड़ेंगे, कितना, 800 करोड़। तो जब 800 करोड़, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 9300 करोड़ आ जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, किसको नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय में हम लोग हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं करते हैं, अर्थात पेंशन को सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें सब्सिडी जो होता है उसको भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन दो उत्तर अगर जो है तो उसमें से जो पहले आता है उसको सही माना जाता है। अगला कि राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई। राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई, बेसिकली आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। राष्ट्रीय आय समिति का क्या होता है, गठन होता है। कब, 1949 में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, पीसी महालनोबिस साहब थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, और इसके अन्य सदस्य पूछा जाता है तो मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अन्य सदस्य क्या थे, अन्य सदस्य इसमें जो थे वो कौन कौन थे, वो थे वीके आरबी राव इसके सदस्य थे, और साथ ही साथ गाडगिल साहब भी इसके सदस्य थे, जिन्होंने गाडगिल फार्मूला दिया था। ठीक है, और इसके सलाहकार कौन थे, बार बार ये भी पूछा जाता है। सलाहकार जो थे वो कौन थे, वो कुजनेटस साहब थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन होता है वो 1949 में होता है। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं पीसी महालनोबिस साहब को बनाया जाता है। इसके जो अन्य सदस्य थे वो बीके आरबी राव थे और गाडगिल साहब थे, और जो सलाहकार थे वो कौन थे, राष्ट्रीय आय समिति के सलाहकार जो थे वो कौन थे, कुजनेटस साहब थे। अगला, कि गिनी गुणांक माप है। गिनी गुणांक किसका माप करता है, और मैं शाम को 7 बजे लाइव आ जाता हूं किसी भी कीमत पे। अब जब तक एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, तो इस वजह से जहां पे मैं आप लोगों की क्लास पहले 8:50 या 9 बजे तक लेता था, अब मैं आप लोगों की क्लास थोड़े दिनों के लिए, कुछ एक दो सप्ताह की बस बात है, 1-2 सप्ताह तक बस मैं आपकी क्लास 8:30 तक ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि आय के वितरण में समानता या असमानता, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो गिनी गुणांक और लारेंज वक्र, ये दोनों बात याद रखिएगा कि आय में विषमता को मापने की दो विधियां हैं, एक लारेंज वक्र और दूसरा गिनी गुणांक। ऑप्शन नंबर डी। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है।
जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिलेंगे, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का, बिहार टीजीटी पीजीटी का, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, डी ट्रिपल एसबी, सारी बैचेज आपको मिल जाएंगे, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर जो आप लाइव क्लास से नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम होगी। इट मीन्स एक बार एडमिशन आप लेते हैं तो कोई अन्य वैकेंसी भी आती है, उसके लिए भी जब नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा बैच में, अलग से आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। सो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर जो आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं, चाहे आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।